तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबका स्वागत है नॉवेलिस्ट एके के एक और नए वीडियो में। गाइस, आज हम जो है बात करने वाले हैं गुलामगिरी परिच्छेद 2 की, यानी कि चैप्टर 2 की। हाल ही में हमने जो है गुलामगिरी को पढ़ने का स्टार्ट किया है, उसे ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप इसे पढ़ते रहे और साथ साथ मेरा क्या ओपिनियन है वो भी मैं बताता रहता हूँ। तो चैप्टर 1 शुरू हो गया है, उसका वीडियो आ गया है, आप अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिए। उससे पहले आप प्रस्तावना देख लीजिए, उसका उद्देश्य क्या है, ये गुलामगिरी पुस्तक क्यों लिखाई गई है और जन जन तक क्यों पहुँचनी चाहिए, वो प्रस्तावना के वीडियो में और चैप्टर 1 आप पढ़ लीजिए, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसे पढ़ता हूँ परिच्छेद 2 को, और साथ ही साथ में जो भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है या फिर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर से कर दीजिए। परिच्छेद 2 मत्स्य और शंकासुर के संबंध में ढोंडीराव बोलते हैं, इस देश में बटु वामन के पहले ईरान से आर्य लोगों के कुछ कुल मिलाकर कितने जत्थे आए होंगे। यानी कि ढोंडीराव बोलते हैं कि ईरान से आर्य लोगों के कितने कुल मिलाकर कितने टोले या कि कितनी टोलियाँ या फिर कितने जत्थे आए होंगे। ठीक है, तो ज्योतिराव बोलते हैं इस देश में आर्य लोगों के कई जत्थे जलमार्ग से आए। ढोंडीराव बोलते हैं उनमें से पहला जत्था जलमार्ग से लड़ाकू नौका से आया था या किसी और मार्ग से। ज्योतिराव लड़ाकू नौकाएँ उस काल में नहीं थी, इसलिए वे जत्थे छोटी छोटी नौकाओं पर आए थे। वे नौकाएं मछलियों की तरह तेज़ी से पानी के ऊपर चलती थी, इसलिए उस जत्थे के अधिकारी का उपनाम मत्स्य हो गया होगा। ढोंडीराव बोलते हैं फिर ब्राह्मण इतिहासकारों ने भागवत आदि ग्रंथों में इस तरह लिखा है कि उस जत्थे का मुखिया मत्स्य से पैदा हुआ था। इसका क्या मतलब हो रहा होगा? तो ज्योतिराव बोलते हैं उसके बारे में तुम ही सोचो कि मनुष्य और मछली इनके इंद्रियों में, आहार में, निद्रा में, मैथुन में और पैदा होने की प्रक्रिया में कितना अंतर है। उसी प्रकार उसके मस्तिष्क में, मेघा में, कलेजे में, फेफड़े में, अंतड़ियों में, गर्भ पालने पोसने की जगह में और प्रस्तुति होने के मार्ग में कितना चमत्कारिक अंतर है। मनुष्य जमीन पर रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करने वाला प्राणी है। वह जरा सी असावधानी से पानी में गिरने पर तैरना न आए तो डूबकर मर सकता है, किंतु मछली हमेशा ही पानी में रहती है। लेकिन मछली को पानी से बाहर निकालकर ज़मीन पर रखते ही तिल मिलाकर मर जाती है। नारी स्वाभाविक रूप में एक समय एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मछली सबसे पहले कई अंडे देती है। उसके कुछ दिनों बाद उन अंडों को फोड़कर उनमें से सभी बच्चों को बाहर निकालती है। अब जिस अंडे में यह मत्स्य बालक था उसको उसने पानी से बाहर निकालकर ज़मीन पर फोड़ा होगा, या उस अंडे से उसने उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यह कहा जाए तो उस मछली की जान पानी से बाहर ज़मीन पर कैसे बची होगी? कोई आदमी इस तरह का सवाल उठा सकता है कि मनुष्यों में से किसी मंजे हुए गोताकार ने पानी के अंदर गहरी डुबकी लगाकर मत्स्य बालक जिस अंडे में था उस अंडे को पहचान कर उसने उसको ज़मीन पर लाया होगा। खैर, यह भी सच मान लीजिए, लेकिन बाद में किस चतुर मर्द ने मछली के उस अंडे को फोड़कर उसमें से मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा? क्योंकि यूरोप और अमेरिकी देशों में काफ़ी विकास हुआ है और बड़े बड़े ख्याति प्राप्त विद्वान चिकित्सा शास्त्र में विज्ञ हुए हैं, और फिर भी उनमें से किसी एक ने भी अपनी छाती पर हाथ रखकर यह दावा नहीं किया है कि मछली के अंडे को फोड़ करके उसमें से बच्चे को जिंदा बाहर निकाल देता हो। खैर, वह अंडा पानी में है, इस तरह का महत्वपूर्ण संदेश किस अमर मछली ने पानी से बाहर आकर उस गोताखोर को बताया होगा, और उस जलचर संदेशवाहक की भाषा मानव को कैसे समझ में आई होगी। इस प्रकार की अधिक से अधिक शंकाओं से भरे इन लेखों में से यही समाधान होना बिल्कुल असंभव है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी शक्यताओं को ज्योतिबा फुले जो है, महात्मा ज्योतिबा फुले यहाँ पे नकारते हैं और सारी जो असंभव लगने वाली परिस्थितियों पर शंका करते हैं और प्रश्न उठाते हैं। इसलिए उसके बारे में यह अनुमान प्रमाणित होता है कि बाद में कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही अपने प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की काल्पनिक कथाओं को घुसेड़ दिया है। ढोंडीराव बोलते हैं अच्छा, फिर
सवाल यह उठता है कि उस जत्थे का नायक अपने लोगों के साथ किस जगह पर आकर रुका होगा। ज्योतिराव बोलते हैं पश्चिम के समुद्र को पार करते हुए वह एक बंदरगाह पर उतरा। ढूंढीराव बोलते हैं उस बंदरगाह पर उतरने के बाद उसने क्या किया। ज्योतिराव कहते हैं उसने शंकासुर नाम के क्षेत्रपति को जान से मार डाला और उसके राज्य को छीन लिया। बाद में शंकासुर का वह राज्य मत्स्य के मरते ही शंकासुर के लोगों ने अपना राज्य वापस लेने के उद्देश्य से मत्स्य के कबीले पर बड़ा ही खतरनाक हमला बोल दिया। ढूंढीराव बाद में इस खतरनाक हमले का क्या परिणाम हुआ। ज्योतिराव बोलते हैं उस करारी हमले में मत्स्य के कबीले पर करारी हार हुई, इसलिए उसने युद्ध भूमि से ही भाग जाना बेहतर समझा और भाग निकला। बाद में शंकासुर के लोगों द्वारा उसका पीछा करने की वजह से वह अंत में किसी पहाड़ी पर जाकर घने जंगल में छुप गया। उसी समय ईरान से आर्य लोगों का दूसरा एक बड़ा कबीला कछुए से बंदरगाह पर पहुंचा और वे कछुए मछुए से कुछ बड़े होने की वजह से पानी पर कछुए की तरह धीरे धीरे चल रहे थे। इसी वजह से वह कबीले के मुखिया का उपनाम कच्छ हो गया। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक भौगोलिक आज इंडिया का क्षेत्र है कच्छ, ठीक है। तो वो कच्छ विस्तार से वो लोगों का जो दूसरी टोली थी वो एंटर की होगी। पहली टोली का जो लीडर था उसका नाम मत्स्य था और उन्होंने जो है यहाँ के एक राजा को अपना हरा के अपना उसका जो है विस्तार जो है छीन लिया। और उसके बाद जब वो विस्तार की जो जनता थी उन्होंने जो विद्रोह किया और उसको मत्स्य को शंकासुर की जो पब्लिक थी उस राजा का नाम शंकासुर था और उस शंकासुर के लोगों ने अपना राज्य वापस लेने के उद्देश्य से मत्स्य के कबीले पर हमला किया। तो वो जंगलों में जाकर छिप गया और उसके बाद दूसरी टोली आई जो ईरान से आर्य लोगों का दूसरा एक कबीला आया और बंदरगाह पर पहुंचा और तब वो कच्छ विस्तार से दूसरी टोली आई थी। तो दूसरे चैप्टर में आप देखिए कि महत्व की साथ ही साथ में एक हिस्टोरिकल एविडेंस फैक्ट भी बताए जाते हैं और साथ ही साथ ऐसे देखिए कि मत्स्य और सबसे पहले जो बात थी कि यहाँ पे जो उन लोगों के द्वारा जो पूजा जाता है मत्स्य के रूप में, ठीक है। तो उसके ऊपर भी ज्योतिराव जो है सवाल करते हैं कि मतलब वो मत्स्य बालक कैसे पैदा हुआ होगा। क्या मछली ने बाहर आकर उस अंडे को दिया होगा या फिर उसका मछली ने कम्युनिकेट किया होगा किसी मानव को और किसी गोताखोर को और गोताखोर ने जाकर वो अंडा पहचाना और बाहर लाकर फोड़ा। ऐसे कई सवाल जो है चैप्टर 2 में पूछे जाते हैं। तो आपको भी अगर आप इन सब में मानते हैं तो आपको भी ये सवालों को गहराई से समझना और सोचना पड़ेगा। थैंक यू।